आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर में हम मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मर्केंटाइल लॉ पोर्शन में हमारा पहला लेक्चर है। आज हम दो कंसेप्ट स्टडी करेंगे, डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ लॉ और सोर्सेज ऑफ लॉ। पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर लूँ, पूरे चैप्टर का। चैप्टर 1 इसमें से लाजमी क्वेश्चन आई कैप में आता है, तकरीबन 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100% कन्फर्म है क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये चैप्टर हमें बताता क्या है, ये इंट्रोडक्शन देता है हमें पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के बारे में कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम कैसा है, और ख़ास तौर पे दो चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में मौजूद है। एक लॉ मेकिंग प्रोसेस और दूसरा लॉ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। पाकिस्तान में याद रखिए और दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ में भी लॉ को बनाने वाले लोग डिफरेंट होते हैं और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग डिफरेंट होते हैं। जो लॉ को बनाने वाले लोग हैं वो है पार्लियामेंट, जिसमें नेशनल असम्बली भी है, सेनेट भी है। ये जिन लोगों को हम अपने वोट्स के ज़रिए से सेलेक्ट करते हैं, ये लोग लॉ बनाते हैं। और उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है? हमारा जुडिशरी सिस्टम, कोर्ट सिस्टम, जिसमें बहुत सी कोर्ट्स है। हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट्स जो हैं वो आते हैं, सेशन कोर्ट और दूसरी कोर्ट्स है क्रिमिनल कोर्ट्स। तो दो बड़े एरियाज हैं हमारे लॉ के, एक लॉ मेकिंग और दूसरा हमारा लॉ इम्प्लीमेंटेशन। चैप्टर 1 में हम इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरीके से लॉ जो है उसको बनाया जाता है। जैसे पाकिस्तान में कोई भी, जैसे कंपनीज एक्ट 2017 ये पास हुआ, किस तरीके से, किन फेजेस से गुजर के ये लॉ पास हुआ, और इसके अलावा बाकी जो दूसरे लॉज होते हैं वो किन तरीकों से, किन फेजेस से, स्टेप से गुजर के पास होते हैं, ये पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? कोर्ट सिस्टम, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है कोर्ट सिस्टम का, वो स्टडी करेंगे। तो अगर आप मेरे से, आज का लेक्चर तो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछे सर चैप्टर 1 को ब्रीफली बताइए क्या है, तो चैप्टर 1 दो चीज़ें डिस्कस करता है डिटेल में। लॉ मेकिंग प्रोसेस को जो कि पार्लियामेंट करती है, और लॉ इम्प्लीमेंटेशन, जो लॉ बन गया उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, जो कि कोर्ट सिस्टम का काम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स का। आज के लेक्चर में हम दोनों जो कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं ये सिर्फ बेसिक्स हमें बता रहे हैं लॉ के बारे में, ठीक है। जो लॉ मेकिंग प्रोसेस या लॉ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो हमारे नेक्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे लॉ मेकिंग किस तरीके से होती है और फिर लॉ इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है। आज का हमारा पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है वो है डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ लॉ। लॉ की ब्रांचेस और डेफिनेशन, और फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ। पहले डेफिनेशन, लॉ की डेफिनेशन। लॉ कहते हैं किसको? किसको कहते हैं? कानून है ये जिसकी हमने पाबंदी करनी है। वो कहता है लॉ ऐसे रूल्स को कहता है जिसको कौन इन्फोर्स करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी गवर्नमेंट ने कोई लॉज इंट्रोड्यूस ना करवाए हों। हाँ, किसी मुल्क में लॉज ज़्यादा होंगे, किसी मुल्क में लॉज कम होते हैं, लेकिन लॉज जो हैं हर मुल्क की गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाती है, इंश्योर करती है कि ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको उस मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं उन सब ने फॉलो करना है। लॉ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। लॉ की दो ब्रांचेस हैं, दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। जो सिविल लॉ है ये किस लॉ को कहते हैं? ये डील करता है, डील्स विद डिस्प्यूट्स बिटवीन पर्सन्स। ये जो उस मुल्क के रहने वाले लोग हैं उनके आपस की जो डीलिंग्स हैं, आपस के डिस्प्यूट हैं लोगों के, इंडिविजुअल पर्सन्स के एक दूसरे के साथ, जो भी लेने देने के मामलात हैं उनको डील करता है सिविल लॉ।
और दूसरी ब्रांच जो है वो है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ किस चीज से डील करता है? क्राइम से और उनकी पनिशमेंट, कि कौन कौन सी चीज क्राइम है और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। क्राइम हम किसको कहते हैं? हर उस एक्ट को जो गवर्नमेंट के लिए अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान में क्या चीज क्राइम है, क्या चीज क्राइम नहीं, कौन सी चीज जुर्म है, कौन सी चीज जुर्म नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है कि ये चीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है, उसको हम कहेंगे ये गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया क्राइम। और फिर जहां पे गवर्नमेंट ये डिफाइन करती है कि ये चीज हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, वहीं पे उसकी पनिशमेंट को भी डिफाइन कर दिया जाता है कि इसकी अगर खिलाफ वर्जी की गई तो इसकी सजा क्या होगी। क्राइम को भी डिफाइन कर दिया जाता है और पनिशमेंट को भी डिफाइन कर दिया जाता है। और ये जहन में रखिए, क्राइम क्या होगा, किस चीज को क्राइम कहेंगे, किस एक्ट को, और उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। मे बी पाकिस्तान में जो चीज क्राइम है इंडिया में क्राइम ना हो, मे बी इंडिया में जिस चीज की पनिशमेंट ज्यादा है पाकिस्तान में उसकी पनिशमेंट कम हो। तो ये क्या चीज क्राइम होगी, कहलाएगी, पनिशमेंट क्या होगी, किसने डिसाइड करना होता है? गवर्नमेंट ने। क्रिमिनल लॉज जो है इसकी सारी के सारी डीलिंग्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट से रिलेट कर रही होती हैं। लॉ दोनों गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं, सिविल लॉ भी गवर्नमेंट ने बना के दिए, पार्लियामेंट ने बना के दिए, जो क्रिमिनल लॉ है ये भी पार्लियामेंट ने बना के दिए। लेकिन ये लॉज हैं उन मामलात से रिलेटेड जो शहरियों के एक दूसरे के साथ होते हैं, और ये मामलात क्रिमिनल लॉ उन मामलात से रिलेटेड है जो कि गवर्नमेंट से रिलेट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जैसे पाकिस्तान के हर शहरी के जान माल की हिफाजत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब है कि एक अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इस सूरत में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। गवर्नमेंट ये कहेगी कि जी ये जो है ये अब आप दोनों का आपस का मामला नहीं रहा, क्योंकि इसे हमारी जिम्मेदारी हमारी थी, ये अब हमारा इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो गई, ये क्रिमिनल लॉ बन जाएगा। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में जो पहला बड़ा डिफरेंस है वो क्या है कि सिविल लॉ जो है ये लोगों का अपना जाती मामलात के ऊपर है, ठीक है, ये फॉर मैटर्स बिटवीन पर्संस हैं। और क्रिमिनल लॉ जो है ये क्राइम से डील करता है, और क्या चीज क्राइम होगी क्या नहीं ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हर उस एक्ट को हम क्राइम कहते हैं जो गवर्नमेंट के लिए अनएक्सेप्टेबल हो, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या चीज अनएक्सेप्टेबल है क्या नहीं। दूसरा डिफरेंस सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का, वो कहता है सिविल लॉ में अगर कोई वायलेशन होती है, किसी एक पार्टी को कोई इतराज होता है दूसरी पार्टी के खिलाफ, तो जो केस फाइल करेगी वो प्राइवेट पार्टी होगी। यानी पाकिस्तान के दो शहरियों के आपस के मामलात है, फर्ज कीजिए दो भाई हैं, उनका आपस में झगड़ा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी जो है किसके नाम पे, फादर की डेथ होगी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मैटर्स के ऊपर डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो उस सूरत में जो केस फाइल होगा वो दोनों में से कोई एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ केस फाइल करेगा, मामला अदालत तक पहुंच जाएगा, ये सिविल लॉ है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में चूंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो इसमें जो केस फाइल किया जाता है वो बाय गवर्नमेंट होता है। जैसे मर्डर का केस, अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि मर्डर का केस है, चोरी का केस है, रॉबरी का केस है, टेररिज्म का केस है, इसमें तो नॉर्मली लोग जाते हैं वो किसी करीबी पुलिस स्टेशन में और जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं। देखिए शिकायत लेके इंडिविजुअल ही जाएंगे, लेकिन उस केस की जो पैरवी करना होती है, उसको फॉलो अप करना है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है, उसको फॉलो अप करना, उसको उसके कंक्लूजन तक पहुंचाना है, किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। आपने शायद अखबारों में कभी ऐसा पढ़ा हो कि जी एक बंदे ने दूसरे को मर्डर कर दिया और उसके लवाहकीन ने उसे माफ कर दिया। सम टाइम गवर्नमेंट कहती है ठीक है माफ कर दिया, लेकिन सम टाइम लवाहकीन के माफ करने के बावजूद भी वो कहते हैं नहीं जी इसको फांसी पे चढ़ाया जाए। इसलिए कि असल में जो मुल्क में जैसे वो दहशतगर्दी के मामलात हों, ठीक है, तो उसमें जो है गवर्नमेंट भी चूंकि एक पार्टी होती है क्रिमिनल केस में,
तो गवर्नमेंट फिर डिसाइड करती है कि इस सिचुएशन में माफी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अल्टीमेट डिसीजन गवर्नमेंट का होता है। तो सिविल केसेस में जो दो पार्टीज का आपस के मामलात हैं, तो उसमें जो केस फाइल किया जाता है किसकी तरफ से किया जाता है? इंडिविजुअल की तरफ से, प्राइवेट पार्टीज की तरफ से। क्रिमिनल केस में केस किसके पार्टी कौन फाइल करेगी? वो गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट, ये अहम कंसेप्ट है, गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। और क्रिमिनल केसेस में गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। ठीक, अच्छा, एक सिस्टम होता है, यूं ही मेरे जहन में बात है, आपके साथ शेयर कर लूं, जज सिस्टम और ज्यूरी सिस्टम। ज्यूरी सिस्टम में क्या करते हैं, वो बहुत से लोगों को इधर उधर से जो मतलब अच्छे रेपुटेशन के होते हैं, 8, 10, 12, उनको बिठा देते हैं, वो केस सुनते हैं और फिर अपनी अपनी वोटिंग देते हैं, उनकी बेस पे डिसीजन होती है। जज सिस्टम में एक ही बंदा केस सुनता है, वो जो जज होता है, और वही फैसला करता है। पाकिस्तान में जज सिस्टम है, ज्यूरी सिस्टम नहीं है। इसमें जज होगा, वो सारे केसेस को सुनेगा और वो फैसला करता है। अब जो डिसीजन किया जाता है, इसके 2 बेसिस हैं। आपने अक्सर अल्फाज सुने होंगे कि अदालत ने शक की बुनियाद पे मुल्जिम को बरी कर दिया। ठीक है, शक की बुनियाद पे मुल्जिम को बरी कर दिया। ये अक्सर आप क्रिमिनल केसेस में सुनेंगे, सिविल केसेस में ये सेंटेंस नहीं सुनेंगे। इसलिए कि सिविल केस में कोई फैसला करने के लिए जो बेसिस होती हैं, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि कितना प्रूफ देना पड़ेगा, उसका रूल ये है कि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी अगर कोर्ट को 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा है, अब उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के पास भी नहीं है, फॉर एग्जांपल, जिससे कंक्लूसिवली डिसाइड हो सके कि प्रॉपर्टी किसकी ओनरशिप है। इस सूरत में कोर्ट जो फैसला देगी वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। कोर्ट को लगेगा दोनों में से ज्यादा जिसका चांस है कि ये ओनर होगा, अगर किसी का 51% भी चांस है तो वो कोर्ट फैसला दे देगी कि जी ये ओनर है इसका। लेकिन अगर क्रिमिनल केस में फैसला देना हो तो फिर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे डिसीजन नहीं दिया जाएगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा जिस चीज का ज्यादा चांस है उसके हक में फैसला दे दिया जाए, फिर ये नहीं देखा जाएगा फिर ये देखा जाएगा कि क्या ये पर्सन गिल्टी है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। बियॉन्ड ऑल यानी उसके जुर्म मुजरिम होने में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए एक कमरा है, उसमें 2 पर्सन्स हैं और बाकी लोग बाहर बैठे हैं, और अचानक से फायर की आवाज आई और लोगों ने अंदर आके देखा एक बंदा मरा हुआ है और एक जिंदा, और करीब जो है वो पिस्टल पड़ा हुआ है। अब लॉजिकली हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि इस बंदे ने इसे कत्ल किया होगा। लेकिन अब जब कोर्ट ने, जज ने फैसला देना है, उसने तो ये देखना है कि क्या, उसने ये नहीं देखा बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी देखे तो हमें यही लग रहा है कि ये बंदा कातिल है। अगर सिविल केस होता ना, समझाने के लिए कह रहा हूं, तो शायद फैसला यही आता। लेकिन क्रिमिनल केस जो है ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहां पे जो रूल है वो है कि गिल्टी उस वक्त माना जाएगा जब उसका गिल्ट प्रूफ होगा बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। वो कहता है जब शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी ना, शक शुबे की कोई गुंजाइश, फिर हम फैसला देंगे कि ये गिल्टी है। अगर ज्यादा चांस है कि ये कातिल है लेकिन फिर भी शक शुबे की गुंजाइश है, कोई चशमदीद गवाह नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यहां कुछ और लीगल इश्यूज हैं, तो उस सूरत में फिर जज क्या फैसला देगा? वो कहेगा शक की बुनियाद पे इसको बरी किया जाता है। ठीक है, अच्छा, वो ये भी नहीं कह रहे कि जी ये कातिल नहीं है, वो क्या करते हैं, शक की बुनियाद पे इसको बरी किया जाता है। तो ये जो क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, इसका फर्क है। सिविल लॉ में अगर आप केस जीतना चाहते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए दूसरी पार्टी की निस्बत। लेकिन क्रिमिनल लॉ में यूं समझिए कि आपको हत्तुल इम्कान हद तक प्रूव करना पड़ता है कि दूसरी पार्टी गिल्टी है। यानी अगर मैथमेटिकली, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए कह रहा हूं,
अगर आप सिविल लॉ जीतना चाहते हैं केस, तो आपको 51% प्रोबेबिलिटी पे जाना पड़ेगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है। लेकिन अगर क्रिमिनल केस में सजा दिलवाना चाहते हैं दूसरे बंदे को, तो आपको शायद 95-96% तक प्रूव करना पड़े। ये बर्डन ऑफ प्रूफ समझ आ गया आपको क्या है? और खासतौर पे ये अल्फाज बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी 51-49 पे भी डिसीजन हो जाएगा, बैलेंस जिसका ज्यादा होगा। और बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, यानी थोड़ा सा भी डाउट हुआ अगर, तो कोर्ट डिसीजन नहीं, गिल्टी नहीं मानेगी उस पर्सन को। नेक्स्ट, पनिशमेंट क्या होती है? सिविल लॉ में नॉर्मली पनिशमेंट क्या होती है? कंपनसेशन उस बंदे को जिसका नुकसान हुआ है, या इंजंक्शन। इम्प्रिजनमेंट, कैद की सजा नहीं होती सिविल लॉ में, कैद की सजा नहीं होती सिविल लॉ में। और क्रिमिनल लॉ में जो पनिशमेंट होती है वो नॉर्मली कैद की सजा होती है या भारी जुर्माना होता है। ये बात समझ आई? इसमें दो चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कंपनसेशन में और फाइन में फर्क, इस फर्क को समझने आगे चल के यूज करता मैंने। और ये इंजंक्शन क्या है, कंपनसेशन क्या है? जिसका जितना नुकसान हुआ उसको उतना हर्जाना अदा किया जाए। ठीक है, फर्ज कीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आईकैप की बुक में भी इस तरह की एग्जाम्पल है। कहता है कि एक होटल का मालिक है, उसने किसी सिंगर से कॉन्टैक्ट किया कि आप ऐसा कीजिए, अगले 4 हफ्तों के लिए हर वीकेंड पे आप हमारे होटल में आइए और 8 से लेके 12 बजे तक आप सिंगिंग परफॉर्मेंस के जरिए आप परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे जो विजिटर्स हैं वो एंटरटेन हो सके। उस बंदे ने एग्री कर लिया। अब फर्ज कीजिए वो 2 वीकेंड तो उसने अटेंड किया, तीसरे वीकेंड वो नहीं आया परफॉर्म करने के लिए। अब इस होटल का मालिक जो है ये कोर्ट में जाएगा और उसे कहेगा क्या कि सर इसको जेल भेज दिया जाए। आपके ख्याल में क्या इस सिचुएशन में इसको जेल भेज देना ये रीजनेबल है? नहीं, यहां पे इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। लेकिन उसने वायलेशन की है, इसका मतलब क्या? कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा अच्छा ऐसा करो, तुम्हारा जितना नुकसान हुआ ना उसके ना आने की वजह से वो हमें बताओ, वो हम तुम्हारा नुकसान भरवा देते हैं उससे। यह है कंपनसेशन। कोर्ट कंपनसेशन, वो फिर कैलकुलेट करेगा मेरा कितना नुकसान हुआ, कि मेरे इतने कस्टमर्स आते थे, इसकी सिंगिंग ना आने की वजह से कस्टमर कम आए हैं, जितने कस्टमर्स कम आए उनकी कैलकुलेशन करेगा, देखेगा एक कस्टमर से कितना मुझे फायदा होता था, कैलकुलेशन करके रख देगा। फर्ज कीजिए वो अमाउंट है 50,000, ये नुकसान कितना हुआ इसको? 50,000। क्या कोर्ट सिंगर को ये कहेगा इसको 50,000 अदा करो, कि उसे कहेगा सजा के तौर पे 2 लाख रुपया और अदा करो? कंपनसेशन का मकसद क्या? कंपनसेशन और फाइन में फर्क सुन लीजिए। कंपनसेशन का मकसद होता है एग्रीव्ड पार्टी का नुकसान पूरा करना। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। इसका मकसद डिफॉल्टिंग पार्टी को सजा देना नहीं है। इसका मकसद क्या है? एग्रीव्ड जो पार्टी एग्रीव्ड पार्टी है उसका नुकसान पूरा करना। इसका मतलब यह हुआ अगर किसी केस में, सिविल लॉ के किसी केस में किसी एक पार्टी ने डिफॉल्ट तो किया लेकिन उससे दूसरी पार्टी को नुकसान कोई नहीं हुआ, क्या कंपनसेशन अदा की जाएगी? क्योंकि कंपनसेशन का मकसद क्या होता है? मतलब क्या है? जिसका नुकसान हुआ जितना वो भरा जाए। फाइन का मकसद क्या होता है? फाइन का मकसद एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करना नहीं है बल्कि डिफॉल्टिंग पार्टी को सजा देना है। इसमें यह नहीं देखा जाता नुकसान कितना हुआ है, इसमें जुर्म के मुताबिक सजा दी जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजली चोरी कर रहे हैं आप, तो आपको देखा होगा आपने बिजली के बिल के पीछे लिखा होता है कि ये 3 साल तक की कैद या 5 साल 7 साल तक की और 10 लाख रुपए जुर्माना। अब अगर आप पकड़े जाएं तो आप ये कहें सर मैंने तो सिर्फ 1.5 लाख की बिजली चोरी की है, मेरे से 1.5 लाख लीजिए और मुझे जाने दीजिए, वो मान लेंगे? वो कहेंगे नहीं, कहेंगे जी इस प्रोविजन का मकसद वापडा को कंपनसेट करना नहीं था, इसका मकसद जो जुर्म करे उसको सजा देना था।
तो चाहे आपने 1.5 लाख की बिजली चोरी की है, भाई जुर्माना तो आपको 10 लाख अदा करना पड़ेगा। तो कंपनसेशन में और फाइन में फर्क समझ आ गया। दूसरा फर्क सुन लें, कंपनसेशन दी जाती है उस दूसरी पार्टी को, फाइन जमा करवाया जाता है गवर्नमेंट के खातों में। फाइन गवर्नमेंट को जाता है, ये किसी दूसरी पार्टी को नहीं जाता। और कंपनसेशन किसको दी जाती है? उस एग्रीव्ड पार्टी को। यहां तक क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद एक है इंजंक्शन। आपने उर्दू में एक सुना होगा लफ्ज हुक्म इम्तना या स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर क्या होता है भला? काम को रोक दिया जाता है। कोर्ट के पास 2 ऑप्शंस होती हैं, केस की नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे ये एग्जांपल दी मैंने अभी आपको सिंगर वाली। फर्ज कीजिए तीसरे वीक में सिंगर नहीं गया उस होटल में, होटल के मालिक को पता चला ये तो किसी कंपेटिटर होटल में अब चला गया, उधर जाके सिंगिंग कर रहा है। अब जो होटल का मालिक कोर्ट में जाएगा, उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि कंपनसेशन क्लेम कर ले, दूसरा वो कोर्ट से कहे सर इसको मजबूर कीजिए, इसको के ये मेरे होटल में आके सिंगिंग करे। अगर वो जो मालिक है होटल का वो समझता है कि कंपनसेशन मुनासिब नहीं, बल्कि इसको आके अपना वादा पूरा करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहिए, तो वो कोर्ट को कहेगा सर इसको ऑर्डर। कोर्ट इस सूरत में जो ऑर्डर देती है उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टे ऑर्डर का अपोजिट है। स्टे ऑर्डर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑर्डर और इंजंक्शन एक ही चीज है। स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन एक ही चीज है। इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर का मतलब यह है कि कोर्ट ऑर्डर देगी कि आपने ये काम नहीं करना, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब कोर्ट ऑर्डर देगी कि आपने ये काम करना है। अगर कोर्ट ये ऑर्डर दे उस सिंगर से कि आपने कंपेटिटर जो होटल है उस जगह जाके सिंगिंग नहीं करनी, ये स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन। और अगर कोर्ट ये ऑर्डर दे कि आपने इसी होटल में जाके अब सिंगिंग करनी है, अब सिंगिंग ही करनी है, ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो यहां पे चाहे तो वो कंपनसेशन पे कर दी जाए, अगर वो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो समझते हैं कि जी मुझे पैसे मिलेंगे, नुकसान पूरा हो जाए, ठीक है मुझे इसकी सिंगिंग से गर्ज नहीं, कंपनसेशन करे। या अगर वो कहते हैं कंपनसेशन नहीं, जो वादा किया था वही पूरा करे। तो अगर वादा कोई काम करने का था तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देगी। और अगर वादा था कोई काम ना करने का, तो इंजेक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। तो कोर्ट सिविल लॉ में ये ऑर्डर इशू कर सकती है दोनों तरह के। और क्रिमिनल लॉ में क्या होगा? क्रिमिनल लॉ में तो जो पनिशमेंट होती है वो जेल की सजा होगी और जुर्माना होगा, भारी जुर्माना। भी फर्क समझ आया कंपनसेशन में और फाइन में? और इंजेक्शन का मतलब समझ आ गया? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स खास तौर पे समझने वाली हैं, जिससे हमें अंदाजा होगा कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क क्या है। क्योंकि हमने कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल समझना ज्यादा जरूरी है। क्रिमिनल लॉ की एग्जाम्पल आसानी से समझ लेंगे। थेफ्ट, चोरी की सजा मिलती है क्या? चाहे जुर्म है, चोरी करना जुर्म है। रॉबरी, मर्डर, टेररिज्म, कहता है ये एग्जाम्पल है हमारे क्रिमिनल लॉस के। सिविल लॉ की एग्जाम्पल क्या है? बिजनेस और मर्केंटाइल लॉस, बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज हैं, जैसे हमारा कंपनीज एक्ट। आपके ख्याल में क्रिमिनल लॉ है या सिविल लॉ है? हम इसके बाद अभी मर्केंटाइल लॉ में पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये जो बिजनेस मैटर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे सिविल लॉ है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं सिविल लॉज हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, वही जो 2 भाइयों की एग्जांपल दी, सिविल लॉ। फैमिली लॉज, जो फैमिली मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी लॉज जो है वो सिविल लॉज हैं।
कॉपीराइट डिस्प्यूट, ठीक है, एक बंदे ने फॉर एग्जाम्पल एक बुक जो है वो पब्लिश की, दूसरे ने उसकी इजाजत के बगैर उसी बुक को दोबारा पब्लिश कर दिया, कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी। क्रिमिनल लॉ में आएगा, सिविल लॉ में, सिविल एम्प्लॉयमेंट लॉस, अगर एक एम्प्लॉय को बगैर किसी वजह के जॉब से निकाल दिया जाए तो वो एम्प्लॉयर के खिलाफ केस कर सकता है, वो सिविल लॉ होगा, इसमें उसे कंपनसेशन मिलेगी। लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये आपने सुना होगा अक्सर कि हद के इज्जत का दावा कर दिया। वो हद के इज्जत का दावा जो होता है उसमें दूसरे बंदे को सजा नहीं मिलती बल्कि उसे जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया जाता है, सॉरी कंपनसेशन उस बंदे को। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, क्लेम्स ऑफ डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर या क्लेम फॉर नेग्लिजेंट बिहेवियर। अगर कोई बंदा का किसी का बिहेवियर नेग्लिजेंट है तो क्या कहेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट की वायलेशन की उसने। क्लियर हुआ। एंड वे एक एग्जांपल दे रहा है, वो ये किताब में नहीं लिखी हुई, सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट है, आईकैप के टेक्स्ट में लिखी हुई है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। कहता है सिविल लॉ अलहदा है, क्रिमिनल लॉज अलहदा, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कोई ऐसा एक्ट हो जिसमें सिविल लॉ की वायलेशन भी हो, क्रिमिनल लॉ की वायलेशन भी हो, ये पॉसिबल है किसी एक, जैसे वो कहता है कि जी फ्रॉड करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक सिविल लॉ में भी आएगा क्योंकि जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ अब उसका राइट है कि वो उससे रिकवरी करे, और दूसरा ये जुर्म भी है, इसीलिए क्रिमिनल लॉ में भी आएगा। और एक एग्जांपल देता है, कहता है फर्ज कीजिए कि एक ट्रेन है, उसमें जो ड्राइवर है ट्रेन का, उसने कोई वायलेशन की, उसने कोई नशा वगैरह करके तो वो ट्रेन को चला रहा है। अब ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें कुछ पैसेंजर्स जो थे उनका जानी नुकसान हुआ, जख्मी हो गए। अब कहता है ये सिविल लॉ में भी आएगा, क्रिमिनल लॉ में भी आएगा। गवर्नमेंट उसे कहेगी कि जी आपने, जो उस ड्राइवर के खिलाफ है, कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, उसे कहा जाएगा आपने जानबूझ के सारे मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाली, वो नशा करके आप ड्राइविंग कर रहे थे। और दूसरा, जो मुसाफिर इसी इवेंट की वजह से जो मुसाफिर जख्मी हुए हैं वो उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं डैमेजेस कंपनसेशन क्लेम करने का, कि सर हमें हमारा ये जो लाज मुआवजे में नुकसान हुआ आपकी वजह से, तो वो हमारे वो वापस कीजिए पैसे। तो ये इस केस में दोनों एग्जांपल। और मजे की बात वो एंड पे कहता है हो सकता, रीजन आप बताएंगे, कहता है हो सकता है इस एक इशू पे क्रिमिनल लॉ का केस भी फाइल हुआ हो, सिविल लॉ का केस भी फाइल हुआ हो, लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि क्रिमिनल लॉ में बरी कर दिया जाता है, सिविल लॉ में कंपनसेशन अदा करने का हुक्म दिया जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? शाबाश, बर्डन ऑफ प्रूफ की वजह से, क्योंकि सिविल लॉ के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जबकि क्रिमिनल लॉ में रूल क्या है? बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क समझ आया? एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई? चलिए, ये तो हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ। फिर सोर्सेज ऑफ लॉ कहता है पाकिस्तान में जो कानून बनते हैं कहां से आते हैं, कौन कानून बनाता है, कानून साजी कैसे होती है, सोर्सेज ऑफ लॉ है क्या, सोर्स क्या है। देखिए, एक है प्रोसेस क्या है बनने का, वो तो हम पढ़ लेंगे। कहता है सोर्स है क्या, फाइनल अथॉरिटी कौन है पाकिस्तान में कानून बनाने के लिए। तो नहीं आर्मी नहीं है मेरे भाई, ऐसे ना करें, हाँ ये लॉ पढ़े पॉलिटिक्स ना पढ़े। कह रहे बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम और सोर्सेज ऑफ लॉ। बेसिस ऑफ लीगल यानी हमारा जितना भी पूरे पाकिस्तान में जितने भी कानून बनेंगे वो किस एक बड़े कानून के अंडर बनेंगे। बेसिस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है किस लॉ के सामने रख के हर कानून बनाया जाएगा, हर कानून उसके ताबे होगा। कहता है ये पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आपने अक्सर सुना होगा, आईने पाकिस्तान 1973 का आइन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। और कहता है ये, और इसके साथ साथ इस्लामिक लॉ, ये भी बेस है शरीयत बिल्कुल।
इन दोनों को सामने रख के कानून साजी की जाएगी। इसका मतलब है पाकिस्तान में 1000 कानून बनाना चाहे पार्लियामेंट बना सकती है, लेकिन कोई भी कानून इसके या इसकी परवियंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम। तो पाकिस्तान में बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है? दो। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक लॉज। फिर कहता है सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी लॉ किस तरीके से बन सकते हैं, बनने का प्रोसीजर क्या होता है, कितने सोर्स से कितने तरीकों से लॉ सामने आते हैं। एक तो ये ना कि लॉ बनाते हुए किस चीज को सामने रखना है, अब ये है कि लॉ बन किन तरीकों से सकता है, कौन लोग लॉ बना सकते हैं। सबसे पहले तो कहता है कि जी सोर्सेज ऑफ लॉ हैं 4। एक है लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, एग्रीमेंट, कस्टम्स। कस्टम्स के बारे में वो कहता है कि जी ये अनरिटन किस्म के होते हैं लॉज। चले यार इसको एंड में अभी बताता हूं। पहले लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या है? कहता है ये वो कानून है जो पार्लियामेंट पास करते हैं, और ये सबसे बड़ा जो सोर्स है वो लेजिस्लेशन है, कि वो कानून जो पार्लियामेंट, जैसे कंपनीज एक्ट 2017 पार्लियामेंट ने पास किया। फिर दूसरे नंबर पे प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट वो कानून होते हैं जो पार्लियामेंट पास नहीं करती, बल्कि सुपीरियर कोर्ट पास करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहां पे ध्यान में रखिएगा, कोर्ट सिस्टम के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई कानून बनाए। कहा जाता है पाकिस्तान में कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, इंप्लीमेंटेशन की पावर कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास है। लॉ मेकिंग पावर जुडिशरी के पास नहीं है। जब जुडिशरी के पास लॉ मेकिंग पावर नहीं है तो यहां पे सोर्सेज ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट क्यों रखा गया? इसलिए कि सम टाइम कोई कानून जो है वो किसी इशू के ऊपर साइलेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो था कि जी अगर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो वो कितने अरसे के लिए होगी। अब ये जिस वक्त कानून बनाया गया उस वक्त शायद किसी के जहन में भी ना हो कि बाकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। उसने सिर्फ ये तो लिख दिया इस इशू के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन, पीरियड नहीं लिखा। अब लॉ मौजूद है लेकिन उसमें किसी चीज की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। वो अगर इंटरप्रिटेशन पार्लियामेंट करे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने वो इंटरप्रिटेशन नहीं की हुई तो फिर ये काम किसको करना पड़ेगा? ठीक है, कोर्ट को करना पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट जो डिसीजन करती है उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। और ये याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट का रूल है, हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, ये होते हैं हायर कोर्ट के रूल। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, बाजुकात ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना, बाजुकात दूसरे जो रूटीन नेचर के मामलात होते हैं उनमें भी बहुत से रूल्स ऐसे होते हैं जो कि लॉ में नहीं लिखे हुए, लेकिन कोर्ट खुद उनको फिर इंटरप्रेट करती है। तो क्या कोर्ट के पास पावर है उनको इंटरप्रेट करने की? बिल्कुल, इसे ही प्रेसिडेंट कहते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा प्रेसिडेंट का रूल ये है, डेफिनेशन क्या है कि ये डिसीजन है सुपीरियर कोर्ट का जो बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट पे। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी चीज के ऊपर फैसला कर दे, इसका मतलब है वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है। हाई कोर्ट किसी चीज पे फैसला कर दे वो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह पे बाइंडिंग है, लेकिन सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में हमारा एक पूरा कंसेप्ट है, उसमें स्टडी करेंगे। प्रेसिडेंट का मतलब समझ आ गया। लेजिस्लेशन क्या है? वो कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया। पाकिस्तान में सबसे बड़ा सोर्स यही है, लेजिस्लेशन। जो भी कानून साजी होती है पार्लियामेंट के जरिए। लेकिन सम टाइम अगर किसी इशू के ऊपर लॉ साइलेंट है तो उसके ऊपर फिर कोर्ट क्या करते हैं? हमारा कोर्ट सिस्टम, प्रेसिडेंट वो अपने डिसीजन देते हैं और ये डिसीजन लोअर कोर्ट में बाइंडिंग है, लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो उनको चेंज कर सकते हैं। फिर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या मतलब है? दो पार्टीज के दरमियान में जो एग्रीमेंट हो जाता है। कहते हैं ये स्पेशल तरह का लॉ है जो सिर्फ उन्हीं दो पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया।
अगर एक आदमी ये कहता है कि मैं आपको 10 दिन बाद इस रेट के ऊपर इतनी क्वांटिटी में चावल सप्लाई करूंगा, एग्रीमेंट हो गया, दोनों ने साइन कर दिया, तो ये एक कानून बन गया। अब इसकी पाबंदी करना उन दोनों पार्टीज के ऊपर लाजिम है, उन दोनों पार्टी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि एक पार्टी ड्यू डेट पे दूसरी पार्टी को सामान पहुंचाएगी और दूसरी पार्टी उसको पेमेंट करेगी। कस्टम होता है कि बाज़ औक़ात कुछ रस्म और रिवाज ऐसे होते हैं जो कि कहीं पे लिखे नहीं होते, लेकिन किसी सोसाइटी में इतना वाइटल रोल उनका हो जाता है कि उसे लॉ के बराबर समझा जाता है, कानून के बराबर हैसियत दी जाती है। देखिए ये सारी की सारी चीजें रिटन फॉर्म में होंगी, कस्टम रिटन फॉर्म में नहीं होगा। ये लोग प्रैक्टिस, उनका जो लिविंग स्टाइल है उस तरीके उससे डिराइव किया जाता है कस्टम्स क्या होगी। कहता है कस्टम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये एक सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है। इसकी कोई रिटन फॉर्म में कहीं पे कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात किया जाता है कस्टम्स की बेस पे भी फैसला। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं रिलेट करवा के। फर्ज कीजिए कि हम हफीज सेंटर गए, एक मोबाइल खरीदा और वो मोबाइल खरीदा, घर आके जब देखा तो वो मोबाइल खराब निकला। हम कोर्ट में चले गए, किसने मोबाइल खरीदा है, दुकान, अच्छा हमने उस वक्त जब खरीदा चेक नहीं किया था इसको, दुकानदार ने कहा सर ये चेक करके गए हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, कस्टम क्या है, क्या समझा जाएगा कि क्या नॉर्मली कस्टम क्या है कि कस्टमर जब चीजों को खरीदता है चेक करता है कि चेक किए बगैर खरीद लेता है। तो यहाँ पे हालांकि ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ इस तरह अगर कानून की किसी किताब में कि ये अजूम किया जाएगा, लेकिन इस सूरत में कोर्ट क्या फैसला देगा कि चेक किया जाता है। ये कस्टम बन गई ना, कस्टम बन गई। कहता है लेकिन पाकिस्तान में इसकी बजाय इस्लामिक लॉ जो है, शरीयत है, इस रिप्लेस कर रही है कस्टम्स को। यानी इस सिचुएशन में जब फैसला किया जाए तो फिर इस्लामिक लॉ को प्रेफरेंस दी जाए, कस्टम्स को ना प्रेफरेंस दी जाए। क्लियर हुआ ये कस्टम और ये सोर्सेज ऑफ लॉ। तो फिर मुझे बताइए जरा कि पाकिस्तान में बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और इस्लामिक लॉ। और सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, एग्रीमेंट, कस्टम। शाबाश। अब आते हैं हम अपने पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ। इससे हमें वैल्यूएशन होगी कि हमें कुछ समझ आया कि नहीं। जी आपको क्वेश्चन पूछना चाहती है तो पूछ लीजिए। किसको? इंजेक्शन का मतलब ये होता है स्टे ऑर्डर, इसके साथ लिख ले स्टे ऑर्डर, ठीक है, कि कोर्ट ऑर्डर करती है कि कोई काम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज लॉ। जी क्या है लॉ? रूल जो इन्फोर्स करता है, कौन इन्फोर्स करता है? स्टेट। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान। कौन कौन से लॉ है? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। दोनों में डिफरेंस बता देंगे। सिविल लॉ में बताइए क्या सैलिएंट फीचर्स है? बिटवीन टू पर्संस, केस फाइल्ड बाय प्राइवेट, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल्स क्या हैं? बिजनेस लॉज, फैमिली लॉज, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, एम्प्लॉयमेंट लॉज, लॉ ऑफ टॉर्ट। और क्रिमिनल लॉ में जी ये किसके साथ डील करता है? क्राइम एंड पनिशमेंट, केस फाइल्ड बाय गवर्नमेंट। बर्डन ऑफ प्रूफ का रूल क्या है? बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। एग्जांपल्स क्या है? टेररिज्म, मर्डर, रॉबरी वगैरह। करेक्ट। हाँ देखिए जो एग्जांपल्स दी गई हैं ये आपको ये कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए है, और डेफिनेटली इसमें और भी बहुत सी एग्जांपल्स आ सकते हैं। क्वेश्चन 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये आईकेएप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन तो बता देंगे डिस्टिंग्विश। चलिए अच्छा, डिस्टिंग्विश का मतलब लाजमी नहीं है कि आप इसी तरह टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करें, आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि जो कंसेप्ट आपको टेबल फॉर्म में सिखाए जाए
उन्हें इसी तरीके से प्रेजेंट करें। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में बातें उसने यही लिखी हैं, लेकिन टेबल फॉर्म के बजाय उसने उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया है। तो मेरे ख्याल में इस टेबल फॉर्म में कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया। अब बाकी आपकी मर्जी है। क्वेश्चन 3, इन क्रिमिनल केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज मच ग्रेटर देन इन सिविल लॉ। एग्री करते हैं? व्हाट इज द प्रिजम्पशन रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस? क्रिमिनल केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स होने चाहिए। शाबाश। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम एंड एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। ये भी आई कैप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है? 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक लॉज। और सोर्सेज ऑफ लॉ कौन से हैं? सिर्फ लिस्ट कर देंगे या हमें एक्सप्लेन भी करना है? एक्सप्लेन भी करना है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लॉ। कहता है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ है, ठीक है। बताइए लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट, ये हमारे दोनों सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, हमने इनको डिस्कस किया है। इसको एक्सप्लेन कर देंगे? चलिए जी। नहीं, ऑर्डिनेंस इसके अंदर नहीं आएगा, ऑर्डिनेंस मैं बाद में बताऊंगा। ऑर्डिनेंस जो है वो बाद में, वो असल में जब लेजिस्लेशन बनती है, ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जब जो सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाते हैं, सम टाइम कोई कानून पार्लियामेंट का सेशन होता है, ठीक है, वो महीने 2 महीने बाद सेशन होते हैं। सम टाइम कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, इमीडिएटली कानून पास करने की जरूरत होती है, पार्लियामेंट के अगले सेशन का इंतजार नहीं किया जा सकता। तो उस सूरत में सदर पाकिस्तान के पास, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास स्पेशल पावर है कि वो आर्जी तौर पर, ठीक है, आर्जी तौर पर कोई कानून पास कर सकता है, उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे आगे उसका क्या प्रोसेस। जी, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए, मैं ये चूंकि जो चैप्टर 1 है हमारा, इसकी नेचर ऐसी है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, तो इसमें आपको साथ साथ याद करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा रहा, रीजनेबल लेवल पे रख के पढ़ा रहा हूँ आपने, लेकिन इसको साथ साथ याद करते जाना है, ठीक है। चैप्टर 1 में से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, हम इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है जी। आज का लेक्चर खत्म यहाँ।